आज की हमारी ये जो चर्चा है वो दुनिया की आबादी पर केंद्रित है कि भाई लोग कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं और ये आबादी समय के साथ बदल कैसे रही है। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत तो, जैसा इमर्सन ने भी कहा था, उसके लोग ही होते हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि दुनिया की आबादी का जो फैलाव है वो बहुत ही असमान है। हाँ बिल्कुल। कमाल की बात तो ये है, जैसा एक स्रोत कहता है कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर रहती है। सोचिए जरा, 90% लोग सिर्फ 10% जमीन पर। जॉर्ज बी क्रेसी की एशिया वाली बात याद आती है। हाँ, उन्होंने कहा था एशिया में बहुत ज्यादा जगहों पर बहुत कम लोग और बहुत कम जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लगता है ये पूरी दुनिया पर ही फिट बैठता है। बिल्कुल। और इसी असमानता को समझने का एक तरीका है जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग, है ना? जी हाँ बिल्कुल। ये हमें जमीन और लोगों के बीच का जो अनुपात है उसे समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी बताता है। तो फिर इस असमान वितरण के पीछे क्या कारण है? कौन सी चीजें हैं जो लोगों को कुछ जगहों पर खींचती हैं? भौगोलिक कारक सबसे पहले आते होंगे। हाँ, भौगोलिक कारक बहुत अहम है। सबसे पहले तो पानी। आप देखिए, ज्यादातर घनी आबादी वाली जगहें नदी घाटियों के पास मिलेंगी। पानी तो जीवन है। बिल्कुल। पीने के लिए, खेती के लिए। फिर है जमीन की बनावट, मतलब भू आकृति। समतल मैदानों में रहना, सड़कें बनाना, खेती करना, ये सब पहाड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, जैसे अपने यहाँ गंगा का मैदान और हिमालय, कितना फर्क है घनत्व में। सही उदाहरण है। और फिर जलवायु भी मायने रखती है। जहां मौसम अच्छा हो, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहां लोग रहना पसंद करते हैं। और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी भी तो जरूरी होगी ना खेती के लिए। निश्चित रूप से। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले इलाके खेती के लिए शानदार होते हैं और इसलिए वहां ज्यादा लोग बसते हैं। तो ये हो गए मोटे तौर पर भौगोलिक कारक। ठीक है, लेकिन सिर्फ भूगोल तो नहीं होगा। पैसा, काम धंधा, मतलब आर्थिक कारक भी तो लोगों को खींचते होंगे। हाँ बिल्कुल। आर्थिक कारक भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे जहां खनिज मिलते हैं, मान लीजिए कहीं तांबा मिला, तो वहां उद्योग लगते हैं, नौकरियां निकलती हैं। अच्छा। लोग वहां खिंचे चले आते हैं। जैसे अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। और शहरों की तरफ तो हमेशा से खिंचाव रहा है। सही कहा। नगरीकरण एक बड़ा फैक्टर है। शहरों में बेहतर नौकरी के अवसर, पढ़ाई लिखाई, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन, ये सब लोगों को गांव छोड़कर शहर आने के लिए प्रेरित करता है। और औद्योगिकरण, जहां फैक्ट्रियां लगती हैं। हाँ, औद्योगिकरण से भी रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होते हैं। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये सब अपकर्ष कारक हैं जो लोगों को खींचते हैं। भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। क्या समाज और संस्कृति का भी कोई रोल है इसमें? जी हाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व होता है, तो वहां ज्यादा लोग बसना चाहते हैं। जैसे तीर्थ स्थान वगैरह। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर किसी इलाके में मान लीजिए बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है या राजनीतिक अस्थिरता है, तो लोग वहां से जाना चाहेंगे। सही बात है, कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह? और कभी कभी तो सरकारें भी दखल देती हैं। वो कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, कुछ सुविधाएं देती हैं। अच्छा, ये भी होता है। हाँ। तो ये सारे कारक मिलकर तय करते हैं कि कहाँ कितने लोग रहेंगे। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या सिर्फ एक जगह रहती नहीं, वो बदलती भी है, घटती बढ़ती रहती है। तो ये जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि, इसके मुख्य घटक क्या हैं? देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। एक तो जन्म दर, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर। और तीसरा है प्रवास, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना या जाना। प्रवास यानी माइग्रेशन। तो जन्म और मृत्यु दर का जो अंतर है, उससे तो प्राकृतिक वृद्धि पता चलती है। बिल्कुल, उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और जब इसमें प्रवास को भी जोड़ देते हैं, तब हमें वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। अच्छा, तो ये प्रवास क्यों होता है? लोग अपनी जगह क्यों छोड़ते हैं या किसी नई जगह क्यों जाते हैं? इसके पीछे क्या वजह होती है? इसे समझने के लिए 2 तरह के कारक काम करते हैं। एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक, यानी पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स यानी जो धक्का देते हैं। हाँ, जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बेरोजगारी बहुत है, रहन सहन की दशाएं बहुत खराब हैं, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, कोई महामारी फैल गई। ये सब चीजें लोगों को वहां से जाने पे मजबूर करती हैं।
ये तो वही धक्का देने वाली बातें, खींचने वाली बातें भी तो होंगी। बिल्कुल। उन्हें कहते हैं अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स। ये वो चीजें हैं जो लोगों को किसी नई जगह की तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर, अच्छा पैसा, बेहतर जीवन स्तर, शांति और सुरक्षा का माहौल, अच्छी जलवायु, ये सब लोगों को खींचते हैं। तो ये पुश और पुल फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे। हाँ, ये दोनों ताकतें एक साथ काम करती हैं। हमारे स्रोतों में एक और थोड़ी जटिल सी लगने वाली चीज का जिक्र है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर है बहुत दिलचस्प सिद्धांत। ये एक तरह से किसी समाज की जनसंख्या की कहानी बताता है। कहानी? कैसी कहानी? ये बताता है कि कैसे एक समाज जो पहले मान लीजिए ग्रामीण था, खेती पर निर्भर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो धीरे धीरे कैसे नगरीय, औद्योगिक और साक्षर समाज बनता है। और इस बदलाव के साथ उसकी जनसंख्या का पैटर्न कैसे बदलता है। अच्छा, मतलब समाज के विकास के साथ जनसंख्या का बदलना। बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि जब ये बदलाव होता है तो जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाली स्थिति से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली स्थिति में पहुंच जाती है। इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 3 अवस्थाएं? पहली कौन सी है? पहली अवस्था में जन्म दर भी बहुत ऊंची होती है और मृत्यु दर भी बहुत ऊंची होती है। बीमारियां आम होती हैं, खाने पीने की कमी हो सकती है, तो मृत्यु दर ऊंची रहती है। जन्म दर भी ऊंची है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती तो है, पर बहुत धीरे धीरे। ठीक है, उच्च जन्म, उच्च मृत्यु, धीमी वृद्धि। फिर दूसरी अवस्था? दूसरी अवस्था की शुरुआत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, सफाई बेहतर होती है, खाने पीने की आपूर्ति सुधरती है। इससे मृत्यु दर तेजी से गिरने लगती है। अच्छा, लोग कम मरते हैं। हाँ, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है या धीरे धीरे गिरना शुरू होती है। तो सोचिए, जन्म ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है। नतीजा? आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल, जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति आ जाती है। कई विकासशील देश अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। और फिर तीसरी यानी अंतिम अवस्था? अंतिम अवस्था में क्या होता है कि समाज और ज्यादा शिक्षित और नगरीय हो जाता है। लोगों को परिवार नियोजन के बारे में पता चलता है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, बच्चे कम पैदा होने लगते हैं, तो जन्म दर भी काफी गिर जाती है। तो अब जन्म दर भी कम और मृत्यु दर तो पहले ही कम हो चुकी थी। सही। तो अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफी नीचे आ जाती हैं। इससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ज्यादातर विकसित देश आज इसी अवस्था में हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प मॉडल है। और इसी संदर्भ में वो माल्थस वाली बात भी थी ना? हाँ, थॉमस मैल्थस ने तो बहुत पहले चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि जनसंख्या वृद्धि खाने पीने के सामान की आपूर्ति से कहीं ज्यादा तेजी से होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रकृति खुद संतुलन बनाती है। अकाल पड़ सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं या युद्ध हो सकते हैं, जिससे आबादी कम हो जाए। ये उनकी थियरी थी। ये आंकड़े भी चौंकाते हैं कि पिछले 500 सालों में दुनिया की आबादी 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है और सिर्फ 20वीं सदी में देखें तो 4 गुना। ये रफ्तार तो वाकई जबरदस्त रही है। हाँ, ये अभूतपूर्व वृद्धि है, खासकर पिछली 1 सदी में जो टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि आबादी का फैलाव कितना असमान है और इसके पीछे भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज सबका हाथ है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि आबादी बदलती कैसे है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के जरिए। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ने हमें दिखाया कि कैसे समाज के विकास के साथ ये पैटर्न भी बदलता है। बिल्कुल। और अब अगर हम थोड़ा भविष्य की तरफ देखें, ये जो हमने तीसरी अवस्था की बात की, जहां कई विकसित देशों में जनसंख्या या तो स्थिर हो रही है या बहुत धीरे बढ़ रही है, हाँ, जबकि दुनिया के कुछ दूसरे हिस्से अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है। आने वाले समय में इस बदलती डेमोग्राफी का वैश्विक शक्ति संतुलन और संसाधनों के बंटवारे पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जहां आबादी बढ़ रही है और जहां कम हो रही है, उनके बीच शक्ति का समीकरण कैसे बदलेगा? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है। ये भविष्य की दुनिया को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।